नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल अक्षत साइंस में। साथियों, हमने पिछले अध्याय में कक्षा 6 अध्याय 7 पौधों को जानिए के कुछ टॉपिक जैसे पत्ती और तने के बारे में अध्ययन किया था। साथियों, आज हम इसी अध्याय मतलब कक्षा 6 अध्याय 7 पौधों को जानिए के आगे के पार्ट्स जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधे अपने आवास, स्वभाव, आकार, आकृति, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री लक्षणों के आधार पर पौधों की जो जड़ें होती है वो साथियों दो प्रकार की होती है। प्रथम जो होती है वो होती है मूसला जड़ और द्वितीय जो होती है रेशेदार जड़। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूसला जड़ किसे कहते हैं। तो देखिए साथियों, इस आरेख में आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें भूगर्भ में एक सीधी रेखा के समान गति करे, उनमें किसी प्रकार की शाखाओं का निर्माण नहीं हो, मूसला जड़ें कहलाती है। मूसला जड़ों में एक तरफ या दो तरफ हल्के हल्के रेशे दिखाई देते हैं। इन रेशों को पार्श्व जड़ें कहते हैं। ऐसी मूसला जड़ें मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे गाजर, चुकंदर, सोयाबीन और स्ट्रॉबेरी। द्वितीय प्रकार की जो जड़ें होती है वो रेशेदार जड़ें होती है। ऐसी जड़ें जो भूमि में एक मुख्य अक्ष के रूप में न बढ़ करके बहुत सारी रेशेदार जड़ों के झुंड के रूप में विकसित होती है, वो रेशेदार जड़ें कहलाती है या झकड़ा प्रकार की जड़ें कहलाती है। आरेख में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पादप है इसमें जड़ एक मूल सीधी रेखा वाले प्रक्रम में न हो करके, इस प्रकार के प्रक्रम में न हो करके, और ये जो है बहुत सारी गुच्छों के रूप में हमें ये जड़ें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो रेशेदार जड़ या झकड़ा प्रकार की जड़ें कहलाती है। और ऐसी जड़ें साथियों एक बीजपत्री पौधों जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और घास में पाई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो जड़ें होती है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के नेचर के हिसाब से बनती है। अब हम बात करते साथियों कि जड़ें करती क्या है, आखिर में इनका काम क्या होता है। तो ये मिट्टी से जल और खनिज लवण भूमि से अवशोषित करती है और तने के माध्यम से पौधे के समस्त भागों जैसे पत्तियों तक पहुंचाती है। पत्तियां क्या करती है, सूर्य प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूगर्भ से जल को लेकर के भोजन बनाने का कार्य करती है। और वो जो भोजन बनाती है वो भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि प्रकार के पौधे के भागों के अंदर वो इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम संचित या भंडारित भोजन के नाम से भी जानते हैं। अब हमने समझा कि पत्तियां जो भोजन बनाती है वो उनका भोजन मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में पौधे के विभिन्न भागों के अंदर एकत्रित हो जाता है। और जो तना होता है वो दोहरे मार्ग के रूप में कार्य करता है। कैसे कि जड़ों से या जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है वो तने के माध्यम से पौधे के समस्त भागों में अर्थात शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। उसके बदले में पत्तियां जो भोजन बनाती है, अब जब भोजन बनाएगी तो वो भोजन पौधे के सभी भागों तक वितरित किया जाता है। तो उस कार्य के लिए तना पत्तियों से भोजन को लेकर के और नीचे जड़ों तक भोजन पहुंचाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पौधे के दो मार्ग होते हैं, पहला जल अवशोषण और द्वितीय भोजन की सप्लाई के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि तना और जड़, पत्तियां तीनों का अलग अलग कार्य
होता है। अब साथियों बात कर लेते हैं पुष्प की। बाग बगीचों में आपने पुष्प तो बहुत देखे होंगे, जैसे रंग बिरंगे पुष्प जो होते हैं वो एक अलग ही सौंदर्य का निर्माण करते हैं। पुष्प जो होते हैं वो कीटों को आकर्षित करते हैं, मकरंद चूसने का कार्य करते हैं, कीट परागकणों को भी वो भक्षण करते हैं और उनके माध्यम से वो एक औषधीय रूपी शहद का निर्माण करते हैं। तो बगीचे में या फुलवारी में पुष्पों का बड़ा महत्व है। पुष्प जो होते हैं वो छोटे बड़े या लंबी आकृति के अलग अलग प्रकार की स्थितियों का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि जो पुष्प होते हैं वो पुष्प का मुख्य भाग क्या होता है। जैसे पंखुड़ियाँ हैं, तो पंखुड़ियाँ रंग बिरंगी अलग अलग प्रकार की होती है, ये पुष्प का मुख्य भाग होता है। पंखुड़ियाँ एक सामान्य रूप से जुड़ी भी हो सकती है और वो अलग अलग भी हो सकती है। पंखुड़ियों के बाद में जो एक बाहर की तरफ जो हरे रंग का एक जो संरचना आपको दिखाई देती है वो संरचना बाह्य दल कहलाती है। जैसे आप इस पुष्प के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक हरे रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना बाह्य दल कहलाती है। बाह्य दल के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती है वो संयुक्त रूप से और सुरक्षित अवस्था में बंद रहती है एक पुष्प कलिका के अंदर। जब सूरज उदय होता है तो बाह्य दल खुल जाता है और पंखुड़ियाँ अपनी जो शेप से और शेप साइज आकार आकृति होती है उसके हिसाब से भी पंखुड़ियाँ भी खुल जाती है और एक संयुक्त रूप से पुष्प का निर्माण करती है। बाह्य दल क्या करते हैं दोस्तों, पंखुड़ियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब रात्रि में पुष्प कलिका जब बंद हो जाती है तो पंखुड़ियों को बंद करके और पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य दल और दलपुंज ये पुष्प की शोभा बढ़ाते हैं और पुष्प को एक जगह पर पंखुड़ियों को जो है स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि ये जो पुष्प दल होते हैं क्या ये आपस में जुड़े हो सकते हैं, क्या ये खुले हो सकते हैं, ये कौन कौन सी संरचनाओं को अपने सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी क्रम में अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जो पुष्प है वो उसमें कौन कौन से आंतरिक भाग होते हैं। तो पुष्प की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम पुष्प के बाह्य दलों को हटा देंगे, उसके बाद में उसकी पंखुड़ियों को भी हटा देंगे। तो जब उसको हटा देते हैं तो हमें पुष्प के मुख्य रूप से दो भागों को हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। तो आप देखिए इस संरचना में हमारे पास में ये एक पुंकेसर है। पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो भाग है वो परागकोश कहलाता है और जो द्वितीय भाग है वो पुतंतु कहलाते हैं। पुतंतु के माध्यम से ही ये पुंकेसर स्त्री केसर के पास पुष्पासन के ऊपर लगे हुए होते हैं। परागकोश में साथियों पराग कण लगे होते हैं। परागकण ही किसी पुष्प को किसी पुष्प में जर्मिनेशन करके और फल उत्पाद बनाने में सहयोग करते हैं। अब बात करते हैं साथियों जो पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर पाया जाता है। अब स्त्री केसर की बात करते हैं साथियों, तो स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प के पुष्पासन भाग पर लगा हुआ होता है। अब इसकी संरचना को अगर हम अंदर से देखें तो हमें स्त्री केसर में साथियों प्रमुख रूप से तीन भाग पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अंडाशय वाली संरचना का। ये जो अंडाशय होता है ये पुष्प का सबसे बड़ा फूला और आधारी भाग होता है जो पुष्पासन के साथ में लगा हुआ होता है। उसके बाद में द्वितीय भाग जो होता है वो स्त्री केसर के नाम से वर्तिका के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पुष्प स्त्री केसर का जो बिल्कुल अंतिम भाग जो होता है
वो वर्तिकाग्र कहलाता है, जो कि आपको एपेक्स भाग मतलब शीर्षस्थ भाग के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आगे। अब साथियों हम बात करते हैं कि अगर अंडाशय के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना हो तो हम क्या करते हैं कि एक ब्लेड के माध्यम से जो स्त्री केसर यानी कि पुष्प का जो स्त्री केसर भाग है उसको या तो हम अनुदैर्ध्य मतलब या तो उसको खड़ी काट के रूप में अपने या तो उसको खड़ी काट के रूप में काट देंगे या फिर हम उसको आड़ी काट के रूप में काट देंगे। मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ काट के रूप में अगर हम उसको काट देते हैं तो हमें निम्न प्रकार की संरचनाएं एक जो है स्त्री केसर में दिखाई देती है। जैसे आपको अंडाशय के अंदर इस तो साथियों हम इस स्थिति में हैं कि अगर हम उसको अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य काट करके अंडाशय को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी गोल गोल छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। इनको साथियों बीजांडों को देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके माध्यम से इनको हम देख सकते हैं। अब आप ने ये देखा कि भाई एक पुष्प के अंदर बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिली, जैसे बाह्य दल है, पंखुड़ियाँ हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये इनकी जो संख्या में और आकार आकृतियों में और और विभिन्न रंगों में अंतर हो सकता है। यह पुष्प की विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों आज हमने इस अध्याय में हमने पादप के जो है शाख, झाड़ी, वृक्ष, पुष्प, तना, जड़, पत्तियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कुछ प्रश्नों के बारे में। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है कि तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो ये क्या बात सही है साथियों कि तना साथियों जल और खनिज लवणों का अवशोषण नहीं करता है, ये कार्य जड़ करती है। उसके बाद देखिए पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। तो सीधा खड़ा रखने का कार्य पत्तियां न करके और तना ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो साथियों जड़ें तो केवल जल को अवशोषित करने का कार्य करती है और पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य तना करता है। पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। अब साथियों ये पुष्प की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि पुष्प किस प्रजाति का है, किस ब्रीड का है, किस आवास का है। तो ये समान न होकर के और अलग अलग हो सकती है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उनकी पंखुड़ियों भी आपस में जुड़ी होगी। क्या ये बात सही है? तो देखिए साथियों ये पादप और पुष्प की संरचना पर निर्भर कर सकता है, वो जुड़ी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल साथियों निश्चित रूप से जुड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? तो देखिए साथियों ऐसे जो दुर्बल जो संरचना के जो पौधे हैं वो लता वर्गीय पौधे होते हैं, जिनको हम कद्दू वर्गीय पौधे या बेल वर्गीय पौधे भी कहते हैं। और उदाहरण के रूप में आप लौकी, पंपकिन आदि पौधों को दे सकते हैं। अब पौधों में अगले प्रश्न में देखिए पौधे में तने का क्या कार्य है? तो तना जैसा मैंने आपको बताया भूमि के ऊपर पादप को सीधा खड़ा रखने में, उस पादप के जो सघन स्टेम्स होते हैं उनको धारण करने में, पौधों को जड़ के द्वारा खींचे गए जलों को और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात ये जो तना होता है वो पौधे में द्विमार्गीय कार्य करता है। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है क्या? तो देखिए साथियों हमारे पास ये आप एरो में देख पा रहे होंगे कि तुलसी है, धनिया है और गुड़हल है। इन पादपों की पत्तियों के अंदर
जाले का सिरा विन्यास पाया जाता है और बाकी जो शेष गेहूं है, गेहूं में मक्का और घास के अंदर साधारण सिरा विन्यास अर्थात समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो साथियों इसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी पौधे की पत्ती में जाली का रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? तो साथियों ऐसे पौधों की जड़ें मूसला मूल प्रकार की होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या आप किसी पौधे की पत्तियों को छाप कर, ये तो आप खुद अपना प्रैक्टिस करके और चित्र को बना करके छाप करके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन पौधों में फूल पाए जाते हैं? तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जिन पादपों में बीज बनते हैं पुष्प भी उन्हीं पादपों में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जिन पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है उनमें न तो बीज बनता है और न उनमें पुष्प लगते हैं। जैसे घास, मक्का, गेहूं, पीपल, शीशम, बरगद, जामुन और गन्ना, आलू, मूंगफली। साथियों इन पौधों में बीज भी नहीं बनते और पुष्प भी नहीं बनते। शेष जो पौधे हैं उनमें बीज भी बनता है और पुष्प भी बनते हैं। जैसे आपको मिर्च, टमाटर, तुलसी, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू आदि प्रकार के पादपों में बीज और पुष्प दोनों बनते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पौधों के उस भाग का नाम बताइए जो अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पौधों का साथियों वो भाग होता है पत्ती भाग, जो कि पौधे के अंदर भोजन का निर्माण करती है और इस भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, पौधे के उस भाग का अगला प्रश्न 12वां, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो साथियों अंडाशय पुष्प के स्त्री केसर वाले भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, ऐसे दो पुष्पों के नाम बताइए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्यदल होता है। तो देखिए संयुक्त बाह्यदल कपास और हिबिस्कस में पाया जाता है साथियों, और अलग अलग बाह्यदल जो है वो चमेली और सरसों में पाया जाता है। इस प्रकार साथियों आज हमने पौधों को जानिए अध्याय का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।